नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज का खर्चा पानी थोड़ा अलग है। इस महीने में कि जितनी आर्थिक सुर्खियां हैं उतने ही एक्सपर्ट हैं। आज हम बात करेंगे आरबीआई की 3 दिन तक चली बैठक में आखिरकार ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला हुआ, आपके लोन या डिपॉजिट पे क्या असर होने वाला है। साथ ही एक बड़ी सरकारी कवायद जो आपके निवेश और बचत से जुड़ी है, कैपिटल गेन टैक्स के ढांचे में क्या बदलाव होने वाले हैं, और आखिरकार म्यूचुअल फंड एसआईपी की संख्या 5 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पे कैसे पहुंच गई है, इसका हमारे और आपके लिए क्या मायने हैं। इन सभी आर्थिक सुर्खियों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे एसपी शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट पीएचडी चैम्बर, और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर एस अश्वनी राणा। कैपिटल गेन टैक्स पर बात करेंगे एक्सपर्ट सीए विनोद रावल से, और एसआईपी की खबर पर हमारे साथ होंगे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट नवीन मुतरेजा। चर्चा की शुरुआत करते हैं आरबीआई के फैसले से। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. जैसा कि हमने आपको बताया, तमाम अटकलों को खारिज करते हुए आरबीआई ने आज रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। यानी आपके लोन पर ब्याज बढ़ने या आपको फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलने के आसार फिलहाल नहीं हैं। इसके बावजूद आरबीआई ने, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या कुछ किया, या आरबीआई गवर्नर ने आज क्या कुछ कहा, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका खर्चा पानी में। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। आज जैसा कि कुछ चेंजेस हुआ नहीं जिसकी उम्मीद थी, कैसे देख रहे हैं आप मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस को? जी बिल्कुल, आरबीआई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। उन्होंने स्टेटस को रखा है, ना ही कोई रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी की है, ना ही रिवर्स रेपो रेट में। क्योंकि अभी जो अनसर्टेनिटी है, खास करके जो ये थर्ड वेव ने काफी इम्पैक्ट किया है, काफी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज में बहुत इम्पैक्ट हुआ है, और इधर हमारे भी कुछ लॉकडाउन्स रहे हैं। तो अभी जो खराब असर है वो अच्छे से दूर नहीं हुआ है। हमें कुछ और सपोर्ट की जरूरत है, जो कि इकोनॉमी को, बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को और सपोर्ट चाहिए। तो आरबीआई ने उसी के मद्देनजर अपना जो पॉलिसी है स्टेटस को रखा है। भले ही थोड़ा प्रेशर हो, क्योंकि यूएस में ज्यादा इन्फ्लेशन होने की वजह से जो यूएस का फेड का जो डिसीजन है कि वो जल्दी सूनर देन लेटर करेंगे, अपना जो टेपरिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, तो उसका लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो आरबीआई ने कोई ऐसा इंडिकेशन, ऐसा कुछ मूव नहीं किया कि कोई ऐसा नीजर्क रिएक्शन हो कि हम भी अपना जो रेट है उसको बढ़ाएं। आरबीआई ने बड़े इत्मीनान के साथ जो इकोनॉमी की जो सपोर्ट है, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस जो वो कंटिन्यू रखा है, जिसका कि बिजनेसेस को भी फायदा होगा, कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, और एक जो सेंटीमेंट है, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट इकोनॉमी में बना रहेगा। जैसे कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ आंकलन है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस साल के लिए 9% से ऊपर का ग्रोथ आंकलन किया गया है। अगले साल के लिए भी 8% के आसपास ग्रोथ रहने का उम्मीद है। तो इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूं कि इकोनॉमी को, कंज्यूमर्स को, डिमांड को अभी काफी अच्छे से सपोर्ट करने की जरूरत है। तो आरबीआई ने उसी के संदर्भ में ये कदम उठाया है। जी, और जैसा कि उन्होंने कहा है, आज जो गवर्नर साहब का जो अपना वक्तव्य था उसमें कहा गया कि अगले साल जो ग्रोथ है वो 7.8 की उन्होंने बात की। हालांकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के कहा गया था। तो लेकिन एक बात इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा ग्रोथ स्टांस कायम रहेगा, हम जो है सपोर्ट करते रहेंगे। यानी कि लिक्विडिटी को ये सोखने या घटाने की जो है उसमें नहीं है। और ये यानी एक तरह से साफ संकेत है कि ब्याज दरें जो अभी हमारे जो थोड़ी सी निचले स्तरों पे हैं वो जारी रहेंगी। तो आपने सही कहा कि इंडस्ट्री को भी, आम कंज्यूमर्स को भी जो राहत मिल रही थी वो राहत मिलती रहेगी। एक चीज बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने जिक्र किया अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर। मार्च में आपको पता है कि फेड की बैठक होने वाली है और आमतौर पे माना जा रहा है कि वहां पे ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो आपको लग रहा है कि आज की बैठक में जो कुछ कहा उसके बाद से, उनके रुख से क्या आपको लग रहा है कि मार्च के बाद कुछ बदलाव हो सकता है हमारे? देखिए, बिल्कुल अभी बदलाव का उन्होंने संकेत दे दिया है कि जैसे पहले उनका जो प्लानिंग था वो थोड़ा रुक के करने का था, तो अभी उन्होंने बोला है कि मार्च तक वो अपना टेपरिंग प्रोसेस शुरू कर देंगे जी। तो उसी में लगता है कि शायद वो जल्दी ही अपना टेपर जो प्रोग्राम है उसको चालू करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो काफी हाई है यूएस में। 40 इयर्स हाई इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की एडवांस्ड इकोनॉमी है, वो फेस कर रही है। तो उसी के संदर्भ में इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए
शायद फेड ये कदम उठाएगा, जिसका के इम्पैक्ट है ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर काफी इम्पैक्ट रहेगा और मार्केट्स काफी वोलेटाइल रह सकती है। और इस आज के मॉनेटरी कमेटी के फैसलों में आपको कुछ एमएसएमईज के लिए कुछ स्पेशल दिखा या? जी, एमएसएमईज के लिए सरकार ने, आरबीआई ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो उनका ट्रेड क्रेडिट होता है जो एमएसएमई को, वो 1 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जिससे कि उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको काफी सुविधा होगी, क्योंकि जो छोटे मझोले बिजनेसेस हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल एक मेजर चैलेंज रहता है जी। तो इतना इन्हेंसमेंट के बाद उनका जो ईजियर जो उनकी फाइनेंशियल सेटअप है उसके ऊपर काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस भी कर पाएंगे और आगे जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, उनके साथ भी अच्छा कनेक्ट होके कुछ एक्सपोर्ट्स में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज दिखाई देगा जी। चलिए, तो फिर फिलहाल जो रेपो रेट है 4% पे और रिवर्स रेपो रेट है जो 3.35% पे, तो उस पे उन्होंने यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। इससे साफ है कि अब आम आदमी के होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन पे फिलहाल ब्याज का बोझ बढ़ने नहीं जा रहा है। आरबीआई मॉनेटरी कमेटी के फैसले पर हमने बैंकर्स की भी राय लेनी चाहिए। हमारे साथ हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के पूर्व सेक्रेटरी जनरल और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्वनी राणा। राणा जी, स्वागत है आपका खर्चा पानी में। जी नमस्कार। जो आज आरबीआई ने पॉलिसी दरों को यथावत रखने का फैसला किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बैंकर के लिए और कस्टमर के लिए, दोनों के लिए ही एक अच्छा प्रयास है आरबीआई का। कि देखिए, लास्ट टाइम 2020 में मई में मतलब 10 मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी की हो चुकी, उसके बाद से सेम कंटिन्यूस आरबीआई जो है वो इसका रेट ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रखा हुआ है। कारण क्या है कि कोविड के कारण जो एक पूरे देश में और विश्व में भी सामने समस्या आई है, उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक राहत दी है और बैंकों ने आगे वो अपने कस्टमर को राहत दी है। हालांकि हो सकता है कि इसके कारण से डिपॉजिटर जो सोचते थे कि उनका डिपॉजिट का रेट ऑफ एफडी का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, वो उतना नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ा, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो कस्टमर और उन लोगों को, एमएसएमई वाले हैं, ये उद्योगपति हैं, उनको बहुत बड़ी राहत रिजर्व बैंक ने इसको कंटिन्यू किया है और दी है। बैंकों के लिए भी बहुत बड़ी राहत। और उन्होंने, जी बिल्कुल, उन्होंने अपना स्टांस जो है वो एकोमोडेटिव रखा है और कह रहे हैं कि ग्रोथ हमारी जो है प्रायोरिटी रहेगी। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि ये, जैसे अभी कहा जा रहा था कि वो रिवर्स रेपो रेट में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं, या कुछ अखबारों ने तो ये लिखा कि ये रेपो रेट भी बढ़ा सकते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो ये बहुत अच्छा कदम है। कम से कम जो होम लोन वाले लोग हैं, चाहे ऑटो लोन हो, होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, उन लोगों को राहत मिली है। लेकिन एक बात राणा जी, ये चिंता जताई जा रही है कि जैसे ही मार्च में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी और जिसकी पूरी आशंका या संभावना है, तो ये जब हमारे सिक्योरिटीज और तमाम चीजों के जो इंटरेस्ट रेट उनके आगे कम पड़ जाएंगे, एफआईआई या दूसरे निवेशक जो है वो यहाँ से पैसे निकाल कर जाने लगेंगे, तब जाहिर सी बात है कि आरबीआई के ऊपर एक दबाव होगा और ये सब कुछ 1 महीने के भीतर ही होने वाला है। तो ये उसको कैसे एकोमोडेट कर पाते हैं, ये भी देखना होगा। आप चूंकि एक पुराने बैंकर हैं और आप तमाम छोटे बैंक एसोसिएशंस को भी लीड करते रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी आपने बैंकर्स की अगुवाई की है, तो आपका अनुभव हमारे लिए मायने रखता है। जरा आप समझाएं व्यूअर्स को कि ये फैसला अभी इसके आगे पीछे की क्या कहानी है। देखिए, वो अभी हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी भी अखबारों ने प्रेडिक्ट किया था कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट जो है वो चेंज होगा अमेरिका में, क्योंकि ये पूरा जो दबाव है फाइनेंशियल क्राइसिस का कोरोना कोविड की वजह से, वो पूरे विश्व में है। तो वो उस समय वहां पर क्या परिस्थिति होगी, उसके हिसाब से यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म के बाद भी आरबीआई को अगर लगता है देश के हित में, बैंकों के हित में, तो वो निश्चित रूप से एक अपना स्टैंड बदल सकते हैं, अपनी नई पॉलिसी ले सकते हैं। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि वहां पर हमारे यहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट जो है निकल जाएगी। ऐसा हो सकता है, और खास करके जब अपने देश में इनके अलग अपने मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस होंगे, तो उस संदर्भ में ये अपना फैसला स्वतंत्र रूप से करेंगे, न कि ये अमेरिकी ट्रेंड को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई को लेकर चिंता जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अभी जो इन्फ्लेशन रेट है, चाहे वो होलसेल महंगाई रेट हो या रिटेल की हो, तो वो चिंताजनक है। और
उसको भी देखें तो फिर उस हिसाब से अगर आरबीआई का स्टैंड है कि वो नहीं बढ़ा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कदम जो है महंगाई के मद्देनजर कैसा लग रहा है आपको, कि ठीक ठाक है? नहीं, महंगाई के लिए भी ठीक है। कारण क्या है कि कोविड के बाद जो सिचुएशन बनी है और जिस प्रकार से अभी इस बजट का भी जो सामने आया है कि जिस प्रकार से सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो जब बढ़ेगा तो नेचुरली खर्चा होगा, तो उसके साथ महंगाई का भी कुछ ना कुछ कंसर्न उसके अंदर रहेगा। तो लेकिन फिर भी सरकार इस महंगाई को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा ही लगता है कि एक बड़ा कैश फ्लो मार्केट में आता है, तो इस प्रकार से कुछ बदलाव, चेंजेस जो है वो समय समय पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की भी नजर है और आरबीआई की भी नजर है, तो वो हर तरह से अपने जो तरीके हैं उनसे सब चीजों के ऊपर नजर रखे है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो इलेक्शन के कारण भी सरकार इस समय ना कर पा रही हो, जो कि होनी चाहिए, चाहे महंगाई को लेकर, और बहुत सारे स्टेप रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इलेक्शन तो समय समय पर प्रदेशों में होते रहते हैं, लेकिन सरकार के निर्णय जो है वो अपने तरफ से होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं ऐसी चीजों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन का भी एक जो इम्पैक्ट है वो उनके निर्णयों पर एक फोकस रहता है। और चूंकि आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है, तो इसके फैसलों को तो हमें मतलब चुनाव से जोड़कर क्या हम देखेंगे, लेकिन ये तय है कि जो पिछले कई सालों से जो लिक्विडिटी मार्केट में बनी हुई है और जो लोगों को सस्ती दरों पे जो लोन और सस्ती दरों पे जो दूसरी वित्तीय सुविधाएं मिल रही हैं, उसका सिलसिला फिलहाल अभी जारी रहने वाला है। और हम आश्वस्त कर सकते हैं अपने व्यूवर्स को कि आपके ऊपर किसी तरह का जो है कि वो इंटरेस्ट बर्डन नहीं पड़ने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आरबीआई ने बैंकर्स को भी और कस्टमर्स दोनों को ही दिया है। कस्टमर चाहे वो छोटे लोन वाला हो और चाहे कस्टमर बड़े लोन वाला, सबको बहुत बड़ी राहत है। और उससे बाकी सब लोगों को भी, मुझे लगता है कि जो बड़े व्यापारियों को अगर राहत मिली है तो वो राहत आगे कंज्यूमर को भी पास ऑन करेंगे। ये बहुत बड़ी एक जरूरत है। और रेवेन्यू सेक्रेटरी का बयान कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर के आज अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार जो है करीब 10 गुना ज्यादा उसने टैक्स कलेक्शन किया है और इस मद में, और दूसरा वो कैपिटल गेन टैक्स के नियमों, रेट स्लैब में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल जी हैं। रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खर्चा पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रावल जी, जैसा कि आज अखबारों में है और आपने भी पढ़ा होगा कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के उसके ढांचे में बदलाव की जो है कि तैयारी कर रही है, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आम आदमी से लेकर के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे शेयर मार्केट में हो या दूसरी जगहों पे हो? जरा पूरे प्रकरण को आप जरा हमारे व्यूअर्स को खोल के रख दीजिए आसान भाषा में। देखिए, ऐसा है, तरुण बजाज साहब ने जो सीआईआई के प्लेटफॉर्म पर ऐसा कहा कि कैपिटल गेन्स के स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, दरअसल इससे सरकार की एक तो भावना ये क्लियर होती है कि सरकार ऐसा नहीं कि बजट एक हफ्ता पहले आया था तो खत्म हो गया। एक तो वो अपने उस रैशनलाइजेशन की जो यात्रा है उसको पूरा चालू रखना चाहती है। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटल गेन स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये उन्होंने उस लहजे में कहा कि पिछले साल हमारा जो शेयर बाजार से जो टैक्स कलेक्शन था कैपिटल गेन का, वो 6 से 8 हजार करोड़ था, जो इस साल बढ़कर के 60 से 80 हजार करोड़ होने जा रहा है। तो 10 गुना का डिफरेंस आ गया है। वो ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ी। हमने सबने देखा कि सब लोग आज शेयर बाजार की ट्रांजैक्शन करते हैं। तो एक तो उस वजह से उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है तो क्यों ना इसको मोनेटाइज किया जाए। तो बेसिकली उसके मायने ये हैं कि पूरे जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस में कॉम्प्लिकेट हुआ है, कहीं टैक्स का रेट 10% है, कहीं 15% है, कहीं 20 है, कहीं उसके साथ प्रोवाइजो है, तो उसको रैशनलाइजेशन के लिए करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि इसको हम स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करेंगे। तो एक चीज हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए कि जैसा कि कहा जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट में या जो आप कहीं लोन लेते हैं या जो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर जो पूंजीगत लाभ कर की जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो बड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। उसके होल्डिंग जो पीरियड है उसके लिए अलग है। तो अगर ये एक तो बताइए कि किस तरह के बदलाव की बात कर रही है सरकार, और अगर बदलाव होगा तो इससे किसको कितना फायदा होगा? देखिए, ऐसा है, बदलाव एक तो रेट की बात है कि जो शॉर्ट टर्म, जैसे हम सब जानते हैं कि कैपिटल गेन दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एक लॉन्ग टर्म है, और उसके साथ साथ समय अवधि का भी फर्क है कि अगर आप लिस्टेड शेयर में डील करते हैं, जिसको स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की आप बात कर रहे हो,
उस पर टैक्स का रेट लॉन्ग टर्म में है 10%, शॉर्ट टर्म में है 15%। जी लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की करते हैं तो उसमें 24 महीने का समय है और टैक्स का रेट है 20%। और तीसरा है डेट फंड्स, जिसको आप कर्ज फंड्स की बात कर रहे हैं, उसका आज भी समय 36 महीने है, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं किया गया। तो आज मैं डेट फंड्स खरीदता हूँ म्यूचुअल फंड्स के, तो मुझे 36 मंथ्स और तब कैपिटल गेन का मुझे बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म माना जाता है वो। तो एक तो उन्होंने कहा कि इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। जी दूसरा उन्होंने हिंट ये दिया कि जिस तरह से यूएस के बाजार हैं या बाकी देशों के बाजार हैं, वो हमारे देशों में पैसा लगाते हैं। अब उनके यहाँ क्योंकि रेट्स बढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट के रेट्स उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे, जब उनके यहाँ ये रेट बढ़ेंगे तो उन्होंने उसी हिसाब से कहा कि वो पैसा हो सकता है यहाँ से निकालें। तो इसलिए बाजार को रैशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि एक अट्रैक्शन रहे सबको और एक अट्रैक्ट करे। तो ये पीरियड में क्या ऐसा लगता है कि शायद जो 1 साल का पीरियड है और इधर 2 साल का पीरियड है, दोनों को रैशनलाइज कहीं करेंगे। और जहां तक टैक्स रेट्स की बात है, जो 10, 15, 20, 3 रेट्स तो मैंने आपको बताए, इसके बाद अदर भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे भी कुछ चीजें टैक्स होती हैं 30% से ऊपर जा करके। तो उन्होंने बेसिकली करने की कोशिश ये की है कि हम इसको कहीं एक रेट पे ले आए, एक ही टाइम पे ले आए कि इतने पीरियड में है, भले ही वो शेयर्स है या कुछ भी है, ये उसमें जाएगा। दूसरी एक बात और है कि बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जिन पर कैपिटल गेन नहीं लगता है, जैसे मेरे और आपके कपड़े, हमारे घर का फर्नीचर, ये इन पर टैक्स नहीं लगता, वो पर्सनल एसेट्स मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें भी कुछ डेफिनेशन में बदलाव करने की बात करें। हमारी गाड़ी है पर्सनल, उसको भी उन्होंने कहा कि इस पे कोई टैक्स नहीं। तो सरकार टैक्स के लिए, रैशनलाइजेशन के लिए मेरे ख्याल से लगी हुई है, कहीं ना कहीं उसी सिलसिले में ये बात की गई है। तो जहां तक फायदे नुकसान की बात है, तो हालांकि उनके अपने शब्दों में ही कहा गया कि कुछ को फायदा होगा और कुछ को नुकसान होगा। तो ये तो व्यवहारिक सी बात है कि जो आज 12 महीने का समय एंजॉय करके लॉन्ग टर्म में कम टैक्स रेट पे चले जाते हैं, हो सकता है कि समय बढ़े तो उनको नुकसान हो, और वाइस वर्सा जो दूसरे वाले हैं, जो अभी 36 महीने वाले हैं, उनको कम करेंगे डेट फंड्स को, तो वो थोड़े लिक्विडेटिव हो जाएंगे, तो नेचुरली उनको फायदा होगा और लोग उस पर डेट फंड्स में जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग इक्विटी में जाना चाहते हैं, जिस तरह से प्रॉफिट स्टॉक मार्केट दे रहा है। सही कहा आपने। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो इस साल यानी पिछले साल जो कलेक्शन हुआ वो करीब 10 गुना रहा, और इसी दौरान आपको पता है कि स्टॉक मार्केट ने जो है लंबी छलांग लगाई थी एक बड़ी गिरावट से, तो जाहिर सी बात है लोगों ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया होगा और उस पर ये लगा होगा। एक बात जो रेवेन्यू सेक्रेटरी कह रहे हैं, रावल जी, वो कह रहे हैं कि जिसका आपने अभी जिक्र किया कि रियल एस्टेट में जो पूंजीगत लाभ के लिए जो पीरियड्स हैं, जैसे कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के लिए 24 महीने है और स्टॉक्स के लिए वो 12 महीने है, अगर लोन है उसके लिए 36 महीने है। तो इस पीरियड को भी मुझे लग रहा है, रेट की तो बात आपने बता ही दी, पीरियड को भी शायद वो रेशनलाइज करें, आपको लग रहा है? जी जी जी, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो बेसिकली रेट्स है, और नंबर 2 प्रायोरिटी मेरी जो है वो पीरियड है। तो बेसिकली दोनों को उन्होंने एलैबोरेट करके कहीं ना कहीं, देखिए अभी उन्होंने अपने ये मन की बात नहीं बताई कि वो करने क्या जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अंदाजा दिया कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, और जैसे ही मौका लगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम अगले बजट का इंतजार करेंगे, उन्होंने कहा जैसे ही हमें मौका लगा हम इसको करना चाहेंगे। जहां तक मुझे लगता है राय साहब, ये बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बात हुई थी कुछ साल पहले, तो वो पूरा कोड तो नहीं आया, पर ये शायद उसमें से एक एक चैप्टर को उठा करके ठीक करने की बात कर रहे हैं। बजट में भी इन्होंने सरचार्ज को 15% पर कैपिंग कर दी है, तो आई थिंक उसी सिलसिले में ये कदम और आगे बढ़ाने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से अच्छा कदम होगा। बिल्कुल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, क्योंकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी रावल जी की, जो हमारी सिक्योरिटीज हैं, हमारे बॉन्ड्स हैं, वो बाहर लिस्टेड नहीं है बड़े बड़े बॉर्सेस में, तो वहां पर क्या है कि जो विदेशी हैं वो नहीं करते हमारे यहाँ। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कि कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, वो करीब शॉर्ट टर्म पे 30% है वहां पर विदेशियों के लिए, और लॉन्ग टर्म पे तो खैर कम है, 10-15% है। तो ये बजट में भी इंडिकेशन मिले हैं और कहा जा रहा है कि सरकार उसको भी थोड़ा सा नीचे ले आएगी। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसके जो इम्प्लीकेशन होंगे वो बहुत गंभीर होंगे और बहुत प्रभावी होंगे, कई लोगों को फायदा होगा, कई को नुकसान होगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म, आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन में या कुछ ये दे सकते हैं, क्योंकि उसका दर जो है वो थोड़ी ज्यादा है, तो ये जो अगर टैक्स, ये जो रेट में ये चेंजेस करेंगे, आपको अनुमान लगाना बहुत कठिन है टैक्सेशन के बारे में, जाहिर सी बात है, तो आपको लग रहा है कि किसी खास सेक्टर के लिए या किसी खास सेगमेंट के लिए ज्यादा लाभकर हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी क्या है कि हम 12 महीने के लिए जो इन्वेस्टमेंट, अभी आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज्यादा होने लग गई है। जी जी। तो उसके रिस्क भी अपने अपने रहते हैं, क्योंकि लोगों को आता नहीं है, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स रहना चाहिए
सलाह तो यही दी जाती है, लेकिन लोग ट्रेडर बन जाते हैं। तो बेसिकली इसको रैशनलाइज करने की बात हो रही कि वो ज्यादा लंबा समय रहे, क्योंकि सरकार के पास जितना लंबा पैसा समय रुकता है इंडस्ट्रीज के पास, वो उस पैसे को उतना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार इसको बीच में रैशनलाइज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 30% टैक्स भी है, 20 भी है और 10 भी है, बीच में 15 भी है। तो एक तो 4 स्लैब हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं इसी को रैशनलाइज करेंगे। आपने ठीक कहा कि टैक्स और मौत, दो चीजों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कब आएंगे और कितने आएंगे, ये दो चीजें सर्टेन है। तो ये कब सरकार क्या लाती है, तो उसके बाद हम कभी इस पे बात लेकिन ये जरूर इससे साफ हो गया है कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में लोगों का निवेश बढ़ा है और आप देख रहे हैं कि जो डीमेट अकाउंट्स है उनकी संख्या दोगुनी हो गई है, तो ये सरकार मान के चल रही है कि जब ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कि कलेक्शन भी उसके पास ज्यादा हो रहा है, तो क्यों ना हम रेट्स में भी थोड़ी सी जो है कि ढील दे दें। तो संभवतः अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में भी देती है थोड़ी सी ढील, तो जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में ही कर रहे हैं, पैसा 1 साल के पहले ही वो बेच बाच के निकल जाते हैं, तो उनको फायदा होगा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह के जो है कि सुधार या किस तरह के मॉडिफिकेशंस इसमें आते हैं। अब हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट नवीन मुत्रेजा, जो ग्लोब कैपिटल मार्केट में ज्वाइंट वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ है। और नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खर्चा पानी में। नमस्कार प्रमोद जी। आज अखबारों में, ज्यादातर आर्थिक अखबारों की एक सुर्खी है नवीन जी की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 5 करोड़ SIP अकाउंट का आंकड़ा पार कर लिया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या है इसका मतलब, जरा हमारे व्यूअर्स को समझाएं। देखिए, पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि SIP होता क्या है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मेथड है जिसमें हम सिस्टमैटिक वे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट एक सर्टेन पीरियड के लिए। इसमें अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट था काफी पॉपुलर हो रहा था, बिकॉज मार्केट गेन कर रहा था, स्टॉक मार्केट बड़ा चल रहा था। सो एवरीबॉडी वाज, हर कोई बात करना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। सो नए नए इन्वेस्टर काफी अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, जिसके कारण SIPs के नंबर ये बढ़ रहे हैं। ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ये 5 करोड़ का नंबर, ये नए के टोटल SIPs के नंबर हैं जी, जो मंथ ऑन मंथ 20 लाख की एवरेज के हिसाब से हमारे पास नए इन्वेस्टर ऐड हो रहे हैं, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने और SIPs ऐड कर रहे हैं। सो ये 5 करोड़ का जो नंबर है ये वो है, और इसका जो फिगर अब पहुंच गया वो 11,500 करोड़ का पर मंथ का फिगर पहुंच गया है, जो पर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है थ्रू SIP रूट। तो ये एक ट्रेंड दिखा रहा है कि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर आ रहे हैं जी। एक स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर आना चाहता है, हर निवेशक की इच्छा होती है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, लेकिन उसे डर भी होता है कि वो अपना पैसा ना खो दे। सो जो SIP है ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं कि अगर निवेशक 3 से 5 साल 7 साल के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या स्टॉक मार्केट में भी SIP रूट से आता है मार्केट में, तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी उसकी ना के बराबर होती है जी, और एक डिसेंट रिटर्न वो बना लेता है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो रिस्क फ्री है। हाँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे भी लॉस होने की पूरी हो सकता है। नवीन जी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमपी का आंकड़ा है कि जनवरी में ही करीब 14 लाख नए SIP खाते खुले, जो इस रिपोर्ट में है, और 11,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। और यही वो समय है जब आपको पता है काफी उथल पुथल रही, मतलब स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट भी आई और थोड़े दिन के लिए चढ़ा भी। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि इसकी वजह से भी लोग ज्यादातर SIP को तरजीह दे रहे हैं कि मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज जनवरी से लेके अब तक मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही है, जबकि पिछले साल मार्केट में हमने अपसाइड ट्रेंड देखा, बट इस साल हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, जिसके कारण जो इन्वेस्टर लमसम पैसा नहीं डाल पा रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी हैं जो अपना पैसा डालना चाहते हैं बट उन्हें फियर है कि बाजार गिर गया, बिकॉज इन्फ्लेशन इस समय एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है जो हम देख रहे हैं। सो काफी सारे, और फेड प्लस RBI रेट हाइक करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, वो सबका दिमाग में एक डर है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इन्वेस्टर्स लमसम पैसा ना डाल के SIPs ऐड कर रहे हैं, और SIPs में भी अब इन्वेस्टर और स्मार्टली हो गए हैं, और उसको वो वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, हर 15 दिन में, मंथली बेसिस पे डिवाइड करके फिर पैसे को डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मार्केट में जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा उतना ज्यादा SIP में बेनिफिट है जी। तो ये है।
अब जैसा कि आपने कहा कि काफी स्मार्ट तरीके से लोग एसआईपी में आ रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि अब 4 साल 5 साल तक के लिए लोग एसआईपी करने लगे हैं। और जैसा कि आप लोग सजेस्ट करते हैं, सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि आप जब भी एसआईपी करें तो ऐसा नहीं कि मार्केट जब टूट रहा हो, गिर रहा हो तो आप निकाल के पैसे भाग जाएं, क्योंकि वही वो समय होता है जब आपको यूनिट्स जो है वो सस्ते में मिलती हैं। तो इस तरह का ट्रेंड जो है कैसे देखते हैं आप इसको? जी देखिए, हमसे निवेशक पूछता है कि क्या ये सही समय है एसआईपी करने के लिए या मार्केट में आने के लिए। जब बाजार आज से 5,000 पॉइंट नीचे था, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी यही पूछते थे, आज भी यही पूछते हैं, और अगर बाजार में करेक्शन आ जाएगा तब भी यही पूछेंगे, या बाजार और ऊपर आ जाएगा तब भी यही पूछेंगे। देखिए, हर टाइम एक अच्छा टाइम होता है। निवेशक का इन्वेस्टमेंट व्यू कितने टाइम का है, पहले अगर वो क्लियर है, और हम तभी आपको एसआईपी या इक्विटी मार्केट में आने के लिए सजेस्ट करते हैं कि जब आपका टाइम व्यू 3 साल का कम से कम हो। 3 साल का अगर आपका टाइम व्यू है तो मार्केट हर टाइम मार्केट में अच्छा है। सो हम अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली 3 साल का व्यू लेके मिनिमम चलें। और एसआईपी के रूप से अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल हम एश्योर हो सकते हैं कि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और आप एक डिसेंट रिटर्न बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये है। और जैसा कि आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि एसआईपी वो मोड है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, यानी एक तयशुदा तरीके से मंथली या वीकली या फोर्टनाइटली आप किसी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में आप लगाते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा। तो जब मार्केट गिरा होता है तो आपको सस्ते में यूनिट्स मिल जाती हैं, जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो एक तरह की सबसे अच्छी एवरेजिंग हो जाती है, यूपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसको हम बोलते हैं। ये एसआईपी का सबसे बेस्ट टूल है, क्योंकि जब बाजार ऊपर है तो आपको कम यूनिट आ रही है। अच्छा, इसमें हमें ये जरूर समझना है कि हर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं सस्ते में खरीदूं और महंगे में बेचूं। हर किसी की प्रेफरेंस होती है कि वो सस्ते में खरीदना चाहता है और महंगे में बेचना चाहता है, लेकिन हम लोग इतने परफेक्ट नहीं है। दूसरा, आप अपने डेली रूटीन कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि आप उसको ट्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप उसको चाहें कि मैं सस्ते में खरीदूं और महंगे में बेचूं, हो सकता है आप एक बार दो बार लकी रहें, बट ये चांस वाली बात है। एसआईपी जब आप करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज मार्केट में जब आपने एक अमाउंट डिसाइड किया, एक टेन्योर डिसाइड किया है, तो आप एक सिस्टमेटिक वे में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बाजार ऊपर हो नीचे हो, वो आपका बाय कर रहे हैं। ये देखा गया है पुराने, अगर हम एनालिसिस करके देखते हैं 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में, कि अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो एक आपको काफी एक एवरेजिंग हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट जब आप पैसा निकालते हैं तब आपको उसका एक्चुअल बेनिफिट नजर आता है। अच्छा नवीन जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको पता है शेयरों में भी एसआईपी मोड में निवेश होने लगे हैं और तरह तरह के विकल्प निवेशकों के सामने हैं। तो एक आम निवेशक के लिए शेयर और म्यूचुअल फंड एसआईपी में डिफरेंस करना कैसा होगा, और क्या अंतर आप देख रहे हैं? बेसिकली क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करता है, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज हैं, एनालिसिस है, और वो उसके बेसिस पे क्लाइंटों के पैसे, निवेशकों के पैसे वो मैनेज करते हैं। स्टॉक्स में क्या है कि अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने अपना उसके ऊपर एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, तब डेफिनेटली आप स्टॉक के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी कॉन्सेप्ट है, हम किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर एक रेगुलर बेसिस पे सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन वे में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में एसआईपी में आपको जानकारी होना उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बहुत जरूरी है कि आप किस स्टॉक में कर रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो ये दोनों उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो जाता है, बिकॉज वो 1 2 3 5 शेयर आप देते हैं, यहाँ पे एक बुके ऑफ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं कॉन्सेप्ट। जी हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी रहती है कि आप एक विशेषज्ञ या एक जानकार के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उतना जोखिम नहीं होता जितना नहीं होता है, और जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए बिल्कुल। नवीन जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।